हेलो मेरे भाई लोग, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग हमेशा की तरह शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है कि नहीं है। वेरी गुड। चलो, 11th कॉमर्स की ये वन शॉट रिवीजन सीरीज में सबका फिर से एक बार स्वागत है। सर आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे ओसीएम का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ये चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और जिस तरीके का ये चैप्टर का नाम है ना, उसी तरीके का ये चैप्टर है। मतलब क्या सर, एकदम छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये कई बच्चों को ये चैप्टर करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आती है, ऐसे मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। ठीक है, लेकिन अगर साथ में मिलकर करेंगे ना, तो ये गारंटी मेरी कि इस चैप्टर में से आने वाला हर एक क्वेश्चन तुम एकदम सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे और अपन साथ में मिलकर फोड़ेंगे चैप्टर। समझ में आ रहा है क्या? चलो फिर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ 11th ओसीएम। ठीक है, क्या नाम है देखो, अपन पढ़ चुके हैं पहले एकदम डिटेल में, अभी बस रिवाइज करना है। चैप्टर 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, एसएसआई इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन दिया इसका, इंपॉर्टेंट पार्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? राइजिंग पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। सर इंडिया में ना एक बहुत सीरियस इशू है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट प्रमोटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि हर कोई ना लार्ज स्केल इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता। हर व्यक्ति, मान लो किसी को बिजनेस भी सेटअप करना है, आंध्र भी बनना है, तो हर व्यक्ति ना लार्ज स्केल पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि सर कैपिटल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके पास बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। और अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज बेस्ड होती है, जैसे कि विलेज एरिया, कॉटेज एरिया, अगर यहाँ से आ रहे हो ना, यहाँ के आप व्यक्ति हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बड़ी लेवल पे काम करना। ठीक है, तो सिर्फ बड़े लेवल के जो बिजनेसेस है, लार्ज स्केल में काम करने वाले, वो ही आपकी इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे क्या? नहीं सर, आपको स्मॉल स्केल पे भी बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन आपका उस एरिया से आता है। समझ गया क्या? इसीलिए इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया। तो रोल ऑफ एसएसआई इन इंडियन इकोनॉमी, तो इनका रोल क्या है? एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसका रोल क्या है इकोनॉमी में? देखो देखो, कहाँ कहाँ पे आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? फार्मिंग इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले अ की रोल इन जनरेटिंग लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब लोगों को गुजारा करने का एक सोर्स देना, मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स देना। ठीक है, आगे, SSI is suitable for countries like India where capital is limited but manpower is abundant। तो सर हमारे पास ना मैन पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन सभी जो लोग हैं ना, उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास कैपिटल बेस रेडी है। ठीक है, तो जहाँ पे कैपिटल कम है और मैन पावर ज्यादा है, जैसे कि भारत में, वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। और क्या है सर? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। क्यों? क्योंकि मैन पावर ज्यादा है, तो लेबर हमारे पास अबंडेंटली अवेलेबल है। तो लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स आर इजीली अवेलेबल इन रूरल एरियाज। ज्यादातर पॉपुलेशन अपनी आज भी रूरल एरियाज में फार्मिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वहां पे ना ऐसे कुछ काम कर सकते हो या जहाँ पे अनस्किल्ड लोग भी काम कर सकते हैं और सेमी स्किल्ड लोग भी काम कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस आप सेटअप कर सकते हैं। समझ में आया क्या? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंडर। आगे, एसएसआई कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस मैन पावर। डेफिनेशन क्या है एसएसआई का? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड प्रोडक्शन आर डन ऑन स्मॉल और माइक्रो स्केल। सिंपल है सर, छोटी स्केल पे जहाँ पे काम किया जाएगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग, या तो प्रोडक्शन, या तो सर्विसेज देने का काम। समझ में आ रहा है क्या? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये इंडस्ट्री को अपन बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्लियर है बेटा? एकदम सीधी सीधी भाषा में। आगे, मीनिंग ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मीनिंग मतलब क्या है? सर ट्रेडिशनल मीनिंग देखो, अब यहाँ पे ना ये देखो, एक है ट्रेडिशनल मीनिंग जो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माना जाता था, और अब मॉडर्न क्राइटेरिया क्या है? अब आज के जमाने में ना इसका MSMED एक्ट के अंडर मॉडर्न क्राइटेरिया इसका बदल चुका है। ठीक है, लेकिन पहले ट्रेडिशनल देखो क्या है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ स्मॉल स्केल यूजिंग मशीन्स, लेबर एंड पावर। जहां पे मशीन, लेबर, पावर यूज किया जाएगा स्मॉल स्केल पे और प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, उसे बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, पहले क्राइटेरिया क्या हुआ करता था? दो कैटेगरीज थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ना, दो कैटेगरीज थे, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, ध्यान दो। पहली कैटेगरी क्या बोलती है? पहली कैटेगरी बोलती है कि बॉस अगर आप पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, अगर आप पावर यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, और आपके यहाँ पे लेस देन 50 एम्प्लॉइज काम करते हैं, देन यू आर अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या बोला है? पावर यूज करने वाले लोग जहां पे 50 से कम एम्प्लॉइज काम करते हैं, पावर यूज करने वाले लोग जहां पे
देखो पावर यूज करने वाले लोग यहाँ पे 50 से कम एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, दूसरी कैटेगरी, अगर आप पावर को यूज नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते, तो आपको ऑब्वियसली लोग ज्यादा लगेंगे, मशीनरी नहीं है तो लोग ज्यादा लगेंगे। सो 50 to 100 एम्प्लॉइज अगर आपके यहाँ पे है और आप पावर यूज नहीं करते, तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हो। क्या बोला है, दो क्राइटेरिया है, ये पहले वाले है, ठीक है, ट्रेडिशनल वाले। क्या बोला है सर, अगर आप पावर यूज करते हो तो एक क्राइटेरिया, और दूसरा अगर आप पावर यूज नहीं करते, पावर मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी या मशीनरी समझो, ठीक है। सो अगर आप पावर यूज करते हो और आपके यहाँ पे 50 से कम एम्प्लॉइज है, देन यू आर अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, 50 से कम, ठीक है। दूसरा, अगर आप पावर यूज नहीं करते और आपके यहाँ पे 50 से 100 की कैटेगरी में, ये रेंज में अगर लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज है, तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आओगे। पक्का पक्का दोनों कैटेगरी समझ गई अच्छे से, ठीक है। आगे, लेकिन सर अभी मॉडर्न क्राइटेरिया क्या है इसका, मॉडर्न क्राइटेरिया देखो, मॉडर्न क्राइटेरिया के हिसाब से मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग। तो सर यहाँ पे ना पावर यूज करना और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये अभी नहीं देखा जाता मॉडर्न क्राइटेरिया के हिसाब से। अब क्या देखा जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग। आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट टोटल कितना है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, टोटल ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है, वो अभी देखने का क्राइटेरिया है। तो अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, MSMED एक्ट 2006, क्या बोलते हैं इसको, MSMED एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट लिमिट। इन्वेस्टमेंट लिमिट के ऊपर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। अब दो है, देयर आर टू सेक्टर्स, ये सबको पता है, कौन सा, एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा है सर्विस सेक्टर, ठीक है। सो दो सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज डिवाइडेड है, ठीक है। ये दो सेक्टर्स के हिसाब से ना उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया में क्लासिफिकेशन किया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक करके। सो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ध्यान दो, पहला है सेक्टर, उसके बाद माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे ना मैं इस तरीके से इसको अपन ऐसे बाइफरकेट करेंगे, मतलब बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में नहीं है, आप प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हो और आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ओवरऑल ओवरऑल बहुत अच्छे से ध्यान दो, अगर आपकी ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 25 लाख, 25 लाख से ऊपर नहीं है, अगर आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 25 लाख के ऊपर नहीं है और आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हो, तो आप माइक्रो एंटरप्राइज में आते हो, माइक्रो की कैटेगरी में आते हो। कौन सी कैटेगरी में, माइक्रो की कैटेगरी में, समझ में आएगा बेटा, पक्का पक्का। उसके बाद दूसरा, सर अगर अगर 25 लाख, ये क्या बोला है, 25 लाख से ऊपर नहीं, मतलब 25 लाख तक चलेगा, यहाँ पे लिख के रखता हूं, उसका दूसरा मीनिंग क्या, अप टू 25 लैक्स, 25 लाख तक, अप टू 25 लैक्स, 25 लाख तक, ठीक है। दूसरा क्या है, स्मॉल स्मॉल एंटरप्राइज, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ठीक है, और आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओवरऑल अबाउट 25 लैक्स है, 25 लाख से ऊपर, लेकिन अप टू 5 करोड़, 25 लाख से ऊपर पर अप टू 5 करोड़, 25 लाख से ऊपर है लेकिन अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ के ऊपर नहीं है, डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ मतलब अप टू 5 करोड़, डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ मतलब अप टू 5 करोड़। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं सर, आप आते हैं स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में, समझ में आया क्या, आप आएंगे स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में। और तीसरा, सर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं और आपकी जो कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो अबाउ 5 करोड़ है, अबाउ 5 करोड़ है, ठीक है, बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, 5 करोड़ के ऊपर है पर 10 करोड़ के ऊपर नहीं है, मतलब 10 करोड़ तक, अबाउ 5 करोड़ अप टू 10 करोड़, मतलब डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हो। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो बेटा, मीडियम एंटरप्राइज। ये लिमिट्स बहुत अच्छे से याद रखना, ये लिमिट्स बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक है। चलो पहला, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, ठीक है, तो 3 कैटेगरीज है, कौन से, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, ध्यान दो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और आपकी इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 25 लाख,
ठीक है, तो आप कौन सी कैटेगरी में है, माइक्रो एंटरप्राइज की। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है आप, और आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है एक्सीडिंग 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, एक्सीडिंग 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, 25 लाख के ऊपर है, 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ तक है, ठीक है, डज नॉट एक्सीड मतलब 5 करोड़ तक, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हो। और तीसरा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं और आपकी ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ के ऊपर है, एक्सीडिंग 5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, अप टू 10 करोड़ है, 10 करोड़ तक, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उनने मीडियम एंटरप्राइजेस के कैटेगरी में आप आते हैं। क्लियर है क्या बच्चा, पक्का पक्का, ठीक है। आई होप ये मैन्युफैक्चरिंग के तीनों भी लिमिट्स सबको समझ में आ गए, ठीक है। अब दूसरा सर्विस सेक्टर, अब बात करेंगे सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर के भी सेम तीन है, कौन से, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, बस इसके लिमिट्स अलग है, ठीक है, लिमिट्स में कंफ्यूज मत होना, अच्छे से याद रखो, ठीक है। चलो अब जाहिर सी बात है ना, एक बात हमेशा याद रखना, क्या, मैन्युफैक्चरिंग की इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा ही रहेगी, क्यों, क्योंकि सर वहां पे मशीनरीज लगते हैं, लोग ज्यादा लगते हैं, आपको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करना है। सर्विस सेक्टर की इन्वेस्टमेंट जनरल बात कर रहा हूँ, जनरली थोड़ी सी कम हो सकती है, समझ में आया क्या, स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट जो है, इसलिए तुम देखो यहाँ पे लिमिट्स कम किए हुए हैं सर्विस सेक्टर के लिए, ठीक है। सो पहला, अगर सर्विस सेक्टर में है और आपकी ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 10 लाख, मतलब 10 लाख तक, अप टू 10 लाख, 10 लाख तक है, डज नॉट एक्सीड मतलब अप टू 10 लाख, 10 लाख तक है, तो आप माइक्रो की कैटेगरी में आओगे। अगर सर्विस सेक्टर में है और आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 10 लाख के ऊपर नहीं है, 10 लाख तक है, तो आप माइक्रो की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप सर्विस सेक्टर में है और आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स 10 लाख बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, मतलब ही अबाउट 10 लाख बट अप टू 2 करोड़, exceeds 10 लाख but does not exceed 2 करोड़, exceeds 10 लाख but does not exceed 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ तक है, 10 लाख से 2 करोड़ तक, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में बेटा, स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में, ठीक है। और तीसरा, अगर आप सर्विस सेक्टर में है और आपकी ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सीड 2 करोड़, मतलब अबाउट 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, मतलब अप टू 5 करोड़, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हमने मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में। तो सर्विस सेक्टर के तीन लिमिट्स क्या है सर, अगर आप सर्विस सेक्टर में है और आपकी ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट याद रखना, ठीक है, आपकी ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसी है, डज नॉट एक्सीड 10 लाख, डज नॉट एक्सीड 10 लाख, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में, माइक्रो एंटरप्राइज की कैटेगरी में, ठीक है। दूसरा, अगर आप सर्विस सेक्टर में ही हैं लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 10 लाख, 10 लाख से ऊपर है लेकिन 2 करोड़ तक है, अप टू 2 करोड़, मतलब डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हमने कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन सी स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में। करेक्ट है, मेरे साथ साथ बोलते रहना, ठीक है। और तीसरी, सर्विस सेक्टर की तीसरी कैटेगरी क्या है, ये देखो, सर्विस सेक्टर की तीसरी कैटेगरी क्या है, आप सर्विस सेक्टर में ही है और आपकी ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, ठीक है, मतलब एक्सीडिंग 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ या डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हैं। समझ गए क्या, आई होप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के तीनों लिमिट्स एकदम अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, पक्का पक्का, एकदम बढ़िया, इससे भूलना नहीं, इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एसएसआई का डेफिनेशन क्या है। अब ये एक कंडीशन है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से ध्यान दो। An industrial unit is regarded as small scale industry if, सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब ये तीनों जो है ना, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, सर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एक हेड के अंडर आते हैं, ये उसके कैटेगरीज है अलग अलग, ठीक है। हाँ, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आपका यूनिट कब माना जाएगा, व्हेन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। सर ये क्या बात कर रहे हैं, ऊपर तो अलग लिमिट दिए, ये 1 करोड़ बोल रहे हैं, तो बेटा एक जनरल लिमिट है, ये क्या बोला है, प्लांट एंड इक्विपमेंट का, सिर्फ वो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, ये प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है। तो प्लांट का इन्वेस्टमेंट आपका, सिर्फ प्लांट का इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है, प्लांट का इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट, तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में माने जाओगे। समझ में आया, और ये लिमिट्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है। चलो, ये तुम्हारे सिलेबस में ये लिमिट्स है, इसीलिए ये लिमिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे, द यूनिट इज इंडिपेंडेंट, नॉट ओन्ड, कंट्रोल्ड और ऑक्सिलरी टू एनी अदर इंडस्ट्रियल यूनिट। सर इसे कोई भी ओन, कंट्रोल या मैनेज नहीं करता, ये इंडिविजुअल यूनिट होता है कंप्लीटली, उसे अपन स्मॉल स्केल यूनिट या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक यूनिट बोलते हैं। समझ में आया क्या, पक्का। आगे,
अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया हुआ है दो सेक्टर्स में, पहला है ट्रेडिशनल, दूसरा है मॉडर्न। तो बस ये याद रखो ट्रेडिशनल में कौन कौन आते हैं और मॉडर्न में कौन कौन आते हैं। ये देखो ट्रेडिशनल में कौन है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, कॉयर मतलब वो रस्सी वगैरह बनाने का काम होता है, ठीक है, नारियल से, कॉयर। दूसरा है सेरिकल्चर मतलब सिल्क इंडस्ट्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ आता है ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। और मॉडर्न में कौन कौन है, देखो बाइसिकल पार्ट्स, स्विंग मशीन्स, ब्लेड्स एंड रेजर्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, स्पेयर पार्ट्स, ये सब कुछ आता है तुम्हारे मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। समझ में आया क्या बेटा, पक्का पक्का, गुड। आगे ये एग्जांपल है मतलब उसके आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई का इंपॉर्टेंस, एसएसआई का इंपॉर्टेंस, एसएसआई प्ले वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दे सपोर्ट एग्रीकल्चर, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड एनकरेज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। सर ये एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि रूरल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज वहां पे एस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। दूसरा दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं वो एरिया में, ठीक है, रूरल एरिया में। और एनकरेज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्या सर, जो एरिया अंडर डेवलप्ड है किसी भी कंट्री का या डेवलपिंग है, कंट्री की बात कर रहा हो, कंट्री का, ठीक है, वहां पे ना डेवलपमेंट लेके आने का काम करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन, वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ती है, ठीक है, वहां पे इंडस्ट्रीज बढ़ते हैं, लोगों को इनकम जनरेट होता है, तो एक रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इन रीजनल जो डिस्पैरिटी है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से। समझ में आया बेटा, पक्का, चलो ध्यान दो। सो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, पहला जॉब अपॉर्चुनिटीज, सर ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है ना ऑब्वियसली, जो एरिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहां के अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, इनकम जनरेट कराने का काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करते हैं, ठीक है। सो एसएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू बनता है, इस पे 100% एमसीक्यू बनता है, ठीक है। एसएसआई इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, सबसे बड़ा कौन है, एग्रीकल्चर, दूसरा कौन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट कहां पे जनरेट होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, ये चीज याद रखना, ठीक है। आगे मिनिमम नीड्स मिनिमम कैपिटल एंड बेसिक स्किल्स सूटेबल फॉर लेबर सरप्लस कंट्रीज लाइक इंडिया, सर जहां पे लेबर भर भर के है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो सब टाइप्स का, सब कैटेगरीज का लेबर अपने यहाँ पे है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, ऐसे सारे तरीके का लेबर है, लेकिन इनको भी कुछ काम मिलना चाहिए ना, तो ये काम कौन जनरेट करा करेगा बॉस, एसएसआई जनरेट करा करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बहुत कम लगता है और आप बेसिक स्किल्स के साथ भी यहाँ पे काम कर सकते हो। समझ में आया। सो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस का क्या है बेटा, जॉब अपॉर्चुनिटीज। सेकंड रीजनल बैलेंस, हमने देखा ना, इट क्रिएट्स अ रीजनल बैलेंस, कैसे, ध्यान दो, इट कैन बी स्टार्टेड विद लो कैपिटल यूजिंग लोकल रिसोर्सेज, सर आपके पास कैपिटल कम भी है तो भी चलेगा, लोकल रिसोर्सेज यूज करके आप काम कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज इन अंडर डेवलप्ड एरियाज, किसी भी कंट्री के जो अंडर डेवलप्ड या रूरल एरिया या रिमोट एरिया जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, वहां पे अगर इंडस्ट्री सेटअप हो जाए तो वहां इनकम जनरेट होता है लोगों को, समझ में आ रहा है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, वहां एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, सारी चीजें बढ़ जाती है। समझ में आ गया। सो रीजनल जो डेवलपमेंट है ना वो बैलेंस बनाने का काम एसएसआई करता है, समझे बेटा। आगे तीसरा है इंक्रीजेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इससे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है, कैसे, इट यूजेस चीप लोकल रिसोर्सेस, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा ना, लोकल रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस लोकली अवेलेबल है थोड़े से कम दाम में, कम प्राइस में, वो यहाँ पे यूज होते हैं एसएसआई में, ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम रहता है और इट रिजल्ट्स इन लो प्राइस गुड्स एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, तो आपके गुड्स की प्राइस भी कम रहेगी, गुड्स की प्राइस कम है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, समझ में आया क्या, और डिमांड बढ़ेगी ना बॉस तो आप कंपटीशन में अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं, समझे बेटा, क्लियर है, पक्का पक्का। सो पॉइंट नंबर थर्ड है इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। पॉइंट नंबर फोर क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जनरली लेबर इंटेंसिव होते हैं, ठीक है, ये जो एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं ना यहाँ पे लेबर की बहुत ज्यादा मात्रा जरूरत होती है, ठीक है, और ये रिसोर्सेज कौन सी यूज करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, इनके पास कैपिटल भी बहुत ज्यादा नहीं होता, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या सर, ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे और कम से कम वेस्ट करेंगे, समझे क्या, पक्का पक्का। सो यूजेस लोकल रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है, समझ में आया क्या। आगे नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस माइग्रेशन, सर रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट होने वाले लोगों की संख्या बहुत बहुत ज्यादा है,
ठीक है। तो इससे क्या होता है, अर्बन एरिया पूरे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, और वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब उतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पे होते नहीं है, तो लोग वहां पे आके भी अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, तो वहां पे लोड बढ़ जाता है, ठीक है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करते हैं, ये विलेज और कॉटेज एरिया में ना एक इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, वहां पे लोगों को इनकम जनरेट होता है, ठीक है। तो लोगों का माइग्रेशन का जो रेशियो है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है, ध्यान दो। तो इट क्रिएट्स जॉब्स इन रूरल एरियाज, एनकरेजेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूसिंग माइग्रेशन टू सिटीज। तो लोग अर्बन एरिया में या सिटीज में माइग्रेशन कम कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 इज रिड्यूसेस माइग्रेशन। पॉइंट नंबर 6 क्या है, सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सर ये क्या करते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, कैसे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कई सारा रॉ मटेरियल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जाता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वो वहां पे रॉ मटेरियल बनता है, ठीक है, ध्यान दो। It provides raw materials, spare parts, semi-finished goods to large-scale industries. Example: small-scale industries making spare parts for automobiles. हमने देखा ना, मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में स्पेयर पार्ट बनाने वाला यूनिट वो आता है, ठीक है। तो ये स्पेयर पार्ट्स जो बन रहे हैं वो कहाँ पे जाएंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वो उनका रॉ मटेरियल हो जाएगा। समझ गए क्या बेटा, पक्का पक्का क्लियर है। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ये इंपॉर्टेंस देख रहे हैं अपन। सो नए एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करेगा, क्यों, क्योंकि सर आप यहाँ पे ना, मैं खुद का अगर छोटा सा भी है लेकिन खुद का बिजनेस रहेगा तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, मेरे पास स्किल है, मेरे पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, सब कुछ है, तो मैं खुद का बिजनेस यूज एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। समझ में आया, पक्का पक्का ध्यान दो। सो इट एनकरेजेस यंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सपोर्ट। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड इकोनॉमी बाय प्रमोटिंग स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। इससे इकोनॉमी का बैलेंस बनाने का काम ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करते हैं। समझे क्या मुन्ने, पक्का पक्का। ये 7 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस के, कौन से है। पहला पॉइंट क्या है बेटा, जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। सेकंड क्या है, सेकंड रीजनल बैलेंस, सेकंड क्या है, रीजनल बैलेंस। थर्ड, इंक्रीजेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, क्या है तीसरा, इंक्रीजेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। पॉइंट नंबर 4, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 5, reduces migration. Point number 6, support to large scale industries. And point number 7, developing new entrepreneurs. ये 7 पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ एसएसआई, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, ठीक है। नेक्स्ट सर इसके एडवांटेजेस क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस तो देख लिया, अब एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस, ठीक है, फायदे क्या है। पहला, लार्ज एम्प्लॉयमेंट। पहला क्या है, लार्ज एम्प्लॉयमेंट। ऊपर ही देखा हमने कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। सो दे आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, यूज मोर मैन पावर देन मशीन्स। मशीन से ज्यादा मैन पावर रखती है, लोग ज्यादा लगेंगे, तो सारे ही लोगों को, मतलब स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, सबको यहाँ पे जॉब मिल सकता है। सो लो जेस्टेशन पीरियड, क्विक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है ना, लर्निंग पीरियड या वेटिंग पीरियड जो बोल सकते हैं, वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेट होते रहता है काम हमेशा, समझे। सो एम्प्लॉयमेंट बहुत क्विक फील रिफील होता है, ठीक है। आगे सेकेंड, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या है, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल कम लगेगा ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि मैन पावर ज्यादा लग रहा है, कैपिटल यहाँ पे कम लगता है, मशीन कम यूज होते हैं, ठीक है, इसीलिए। सो नीड्स लेस कैपिटल कंपेयर्ड टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सर कम कैपिटल लगता है, कैन बी स्टार्टेड बाय स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो छोटे एंटरप्रेन्योर्स, छोटी लेवल के, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। ऊपर देखा हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये वही पॉइंट है डोमेस्टिक रिसोर्सेज वाला, ठीक है, ध्यान दो। इट यूजेस लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज एंड सेविंग्स। इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इससे क्या हो रहा है, ध्यान दो। सर लोकल रिसोर्सेज मतलब मेरे यहाँ पे जो लेबरर्स है, अब रिसोर्सेज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेबरर्स, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे लोकली जो लेबरर्स है, जो अवेलेबल है, मैं उन्हीं को जॉब्स दे दूंगा, ठीक है। तो उनको यूटिलाइज कर रहा हूँ, या फिर जो छोटे छोटे और कई सारे बिजनेसेस है, उनसे मैं मटेरियल परचेस करूंगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, उसी एरिया में ना, उतने ही इकोनॉमी में, उस छोटे से इकोनॉमी में मोबिलाइजेशन और चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है। समझ में आया क्या, तो पैसा वहीं पे घूम रहा है, तो एक अच्छी बात है, समझे, ध्यान। तीसरा, फोर्थ सॉरी, इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट। It produces consumer goods and industrial components. It provides cheaper goods for poor sections of society. सर इससे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस इंडस्ट्री, जो भी है, उसका आउटपुट बढ़ने में, उसका एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बढ़ने में हेल्प हो रही है। समझ में आया क्या, कैसे हो रहा है,
क्योंकि सर ये कंज्यूमर गुड्स भी बनाते हैं, ये इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स मतलब ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, ठीक है, तो उनका भी आउटपुट बढ़ता है, ठीक है, और सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को ना चीपर, कम दाम में ये गुड्स अवेलेबल करा के दे सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये इनकी पावर है, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 5, कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूछेंगे कि अबाउट डैश डैश परसेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स कम फ्रॉम एसएसआई, तो याद रखना 40%, टोटल एक्सपोर्ट के 40% कहां से आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। टोटल जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ना अपने कंट्री से, उसमें से 40% कंट्रीब्यूशन किसका है एक्सपोर्ट में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, ये याद रखो, ठीक है। आगे सर इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं, होजियरी, जेम्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, स्क्वायर, टेक्सटाइल्स, फूड, केमिकल्स, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके एक्सपोर्ट्स में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आगे इट हेल्प्स अर्न फॉरेन एक्सचेंज, अब एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, अपने फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, समझ में आया बेटा, पक्का पक्का। पॉइंट नंबर 6, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर हमने देखा था ना रीजनल बैलेंस बनाता है, सो उससे क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोगों में जो डिस्पेरिटी है, सोसाइटी में जो डिस्पेरिटी है, इनकम डिस्पेरिटी वो या रीजनल डिस्पेरिटी वो कम होती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान दो। इट प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब एक ही जगह पे सारे फंड्स या एक ही जगह पे सारी वेल्थ इकट्ठा होना, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये काम नहीं होने देती, क्यों, क्योंकि सर वो फंड्स को मोबिलाइज करने का काम करती है अलग अलग जगह पे, या रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का काम करती है, ठीक है। आगे इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मोर वर्कर्स, इससे क्या होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, इससे कंट्री में इकोनॉमिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर हो सकता है, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 7, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, सर अभी देखा हमने एक्सपोर्ट में इसका 40% शेयर है, तो इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में अपने इकोनॉमी को सपोर्ट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एसएसआई एक्सपोर्ट्स अर्न वैल्यूएबल फॉरेक्स, एग्जांपल ये देखो तिरुपुर एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मेजरली टू इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, समझ में आ रहा है, ये एक एग्जांपल इसका। आगे पॉइंट नंबर 8, अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ऊपर देखा था हमने एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप, ये वही पॉइंट है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा के देता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर एंटरप्रेन्योर्स विद लिमिटेड कैपिटल, जिनके पास कैपिटल कम है, एग्जांपल जापान आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ग्रू स्ट्रांगली थ्रू एसएसआई बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने एसएसआई को बेस में रखते हुए अपनी सारी डेवलपमेंट की है, ग्रोथ की है, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 9, कॉस्ट एफिशिएंसी, सर कम कॉस्ट लगेगा क्योंकि लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस यूज होते हैं इसलिए, सो लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, माइक्रो प्रोडक्शन मेथड्स, और इनके प्रोडक्शन मेथड जो है वो बहुत एडवांस लेवल के नहीं होते, माइक्रो लेवल के होते हैं, जिस लेवल पे इनका काम है उसी लेवल के प्रोडक्शन मेथड होंगे, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इनका कम होता है। प्रोड्यूसेस क्वालिटी गुड्स एट चीपर प्राइसेस, और सर गुड्स की क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन प्राइस चीपर रहता है, तो कंपटीशन में इनको एडवांटेज मिलता है, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 10, रिड्यूसेस माइग्रेशन, ऊपर ही देखा हमने कि माइग्रेशन कम होता है, ये एक बेनिफिट है इसका, क्या कि माइग्रेशन रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन है ना वो कम हो जाता है, समझे, ध्यान दो। इट प्रोवाइड्स रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रिवेंट्स माइग्रेशन टू सिटीज, यूटिलाइजेस आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन स्किल्स फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, तो जो रूरल एरिया में जो आर्टिसंस है या जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, ऐसे क्राफ्ट्समैन है, ठीक है, उनके जो स्किल्स है ना उसे यूटिलाइज करके उन्हें भी इनकम जनरेट करा के देता है, सो वहीं पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे या बहुत कम हो जाएगा माइग्रेशन का रेशो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन मतलब क्या, सर आपके काम में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जैसे इजीली अडॉप्ट्स टू चेंजिंग मार्केट नीड्स, मोर फ्लेक्सिबल देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से ज्यादा फ्लेक्सिबल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस करना और होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करना बहुत आसान हो जाता है, समझ गया क्या, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हमने तो बेनिफिट्स देख लिए, इंपॉर्टेंस भी देख लिया, लेकिन अब चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं इनको, ठीक है, स्मॉल स्केल पे काम करते हैं ना तो कई सारे चैलेंजेस भी होते हैं इनके सामने, जैसे कि पहला ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, सर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाते क्योंकि रिसोर्सेज इनके पास कम होते हैं, तो इनके प्रोडक्शन मेथड्स जो है ना वो पुराने ट्रेडिशनल तरीके के, ओल्ड तरीके के होते हैं, ठीक है। जनरली
ये मैनुअल वर्क पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान दो। सो यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड लो ग्रेड स्किल्स, इट रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्टिविटी। सर मेथड्स पुराने हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती, प्रोडक्टिविटी इनकी कम रहती है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 है ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड, इनएडिक्वेट फाइनेंस। सर ये ओल्ड मेथड्स क्यों यूज करते हैं ऐसे ही अपनी मर्जी से? नहीं भाई, फाइनेंस ही नहीं है इनके पास बहुत ज्यादा, जितना लगना चाहिए उतनी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फाइनेंस का कोई बैकअप नहीं है, इसीलिए। सो लिमिटेड वर्किंग कैपिटल, कैपिटल इनका लिमिटेड होता है, वर्किंग कैपिटल इनका लिमिटेड होता है, और ज्यादातर ना बहुत ज्यादा बोरोइंग या लोन जो भी फाइनेंस अवेलेबल करा के देने का काम होता है वो इनको नहीं हो पाता क्योंकि बैकअप ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए। सो डिपेंडेंस ऑन स्मॉल कैपिटल मार्केट, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, इनको शॉर्टेज ऑफ फंड्स का ये बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 इनएडिक्वेट फाइनेंस। तीसरा क्या है? प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। सर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का बहुत बड़ा इशू होता है ऐसे जो रिमोट एरियाज है वहां पे, तो कई बार ना रॉ मटेरियल का भी शॉर्टेज होता है। इन्हें जो मटेरियल चाहिए ये जनरली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज सही मात्रा में अवेलेबल नहीं है तो इन्हें रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की प्रॉब्लम होने की वजह से इन्हें वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है शॉर्टेज का, ठीक है। सो irregular supply of quality raw material, SSI has to compromise on quality और quantity और पे हायर प्राइसेस। तो कई बार रॉ मटेरियल का अगर शॉर्टेज है तो इन्हें हाई प्राइस पे भी रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, जिससे इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, समझे, जिसका इफेक्ट प्राइस पे आएगा। क्लियर है बेटा? पक्का। पॉइंट नंबर 4 लेबर प्रॉब्लम्स। अब जरूरी नहीं ना कि सारे स्किल्ड लेबरर हो, समझ में आ रहा है? और अगर कोई व्यक्ति स्किल्ड लेबरर है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको उतना पे नहीं मिलेगा, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जाएगा। तो जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग हैं ना वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा लेबर इशू या लेबर प्रॉब्लम जिसे अपन बोल सकते हैं वो होता है, ठीक है। सो मोस्टली अनस्किल्ड और लो पेड वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो होती है और लेबर टर्नओवर हाई। टर्नओवर मतलब कौन सा टर्नओवर बोल रही है? लेबर टर्नओवर की बात कर रहे हैं, हाई लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मतलब सर बार बार लोग बदलना, आज कोई और है, कल कोई और है, 3 दिन बाद कोई और है, इस तरीके से। तो स्टेबिलिटी लेबरर्स की यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। सर यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी कोई नहीं है, इसीलिए टैलेंटेड वर्कफोर्स अवॉइड्स एसएसआई जॉब। तो टैलेंटेड जो मतलब स्किल्ड लेबर जो है ना वो अवॉइड करते हैं एसएसआई में काम करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ओर ही जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है मार्केटिंग प्रॉब्लम। सर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा इशू आता है। इनके पास फंड्स भी कम है, एक्सपर्टीज भी कम है, तो मार्केटिंग का बहुत इशू आता है इन्हें। सो वीक मार्केटिंग बेस और हेवी डिपेंडेंस ऑन मिडिलमैन, और ये मिडिलमैन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। सो क्यों? क्योंकि सर ये रूरल एरिया में काम करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स जाएंगे बाहर, तो बीच में ये गैप कौन भर के देता है? मिडिलमैन। तो कई बार ये मिडिलमैन से एक्सप्लॉइट भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे एजेंट्स होते हैं या ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये लोगों से कई बार एक्सप्लॉइट किए जाते हैं लोग। ये देखो मिडिलमैन एक्सप्लॉइट बाय लो प्राइसेस एंड डिलेड पेमेंट्स। तो इन्हें पेमेंट जल्दी नहीं मिलेंगे या इनकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है उससे कम पैसा मिलेगा, ऐसे हो सकता है। आगे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग, और ये डायरेक्ट मार्केटिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि पहली बात सर इनके पास नॉलेज नहीं, एक्सपर्टीज नहीं है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस भी अवेलेबल नहीं है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। देयर आर डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिमोट एरिया में है तो ट्रांसपोर्टेशन के कई बार सर कम्युनिकेशन के इनके पास सोर्सेस नहीं होंगे, ठीक है, या फिर वहां पे इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा कि ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आगे पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इंक्रीज कॉस्ट एंड डिलेड डिलीवरीज। तो इससे क्या होता है? इनका कॉस्ट कई बार बढ़ जाता है या डिलीवरीज टाइम पे नहीं हो पाते, डिलेड हो जाते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 7 इंडस्ट्रियल सीकनेस। इंडस्ट्रियल सीकनेस क्यों? क्योंकि सर लेबर के कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पुअर या अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है, तो लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और इनके पास इनका मार्केटिंग का भी इशू हो सकता है, इनका फाइनेंस का भी इशू हो सकता है, तो इनके कई सारे ऐसे वीकनेसेस है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सीकनेस का प्रॉब्लम इन्हें फेस करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान दो। इट इज कॉज्ड बाय इंटरनल इश्यूज लाइक लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, पुअर मैनेजमेंट, वीक मार्केटिंग एंड एक्सटर्नल इश्यूज लाइक डिलेड पेमेंट्स, लैक ऑफ लोन्स, लो डिमांड। ये सारे प्रॉब्लम्स है जिससे इंडस्ट्रियल सीकनेस का प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। नेक्स्ट पावर शॉर्टेज, लोड शेडिंग सबको पता है, तो रूरल एरिया में ना बहुत ज्यादा इशू होता है लोड शेडिंग का, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी या पावर का शॉर्टेज इन्हें बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, तो इनकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि सही मात्रा में इनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए। फ्रीक्वेंट पावर कट्स, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, राइजिंग पावर चार्जेस, ये इस वजह से ना these problems badly affect productivity and increases cost। तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है और खर्चा भी बढ़ता है। समझ में आएगा बेटा? आगे लास्ट पॉइंट है ग्लोबल कंपटीशन। सर ग्लोबल कंपटीशन में ये लोग कॉम्पीट नहीं कर पाते, बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं लेकिन बहुत अच्छे से कॉम्पीट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एलपीजी है ना, एलपीजी पॉलिसी मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हर एक बिजनेस के लिए अभी खुली है, ठीक है। सो अगर नए बड़े प्लेयर्स किसी भी इंडस्ट्री में आएंगे और उनके सामने ये कितना ज्यादा सस्टेन कर पाएंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग, ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। इसीलिए ग्लोबल कंपटीशन एक बहुत बड़ा इशू है इनके लिए। ड्यू टू एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एसएसआई स्ट्रगल्स अगेंस्ट लार्ज इंटरनेशनल फर्म्स विद बेटर टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा कैपिटल है, मैन पावर भी, स्किल्ड लेबरर्स है, तो वहां पे ना ये लोग कॉम्पीट करने में थोड़े से पीछे हो जाते हैं। समझ में आया क्या? दीज आर द इश्यूज जो इन्हें फेस करने पड़ते हैं, ये प्रॉब्लम्स है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फेस करने पड़ते हैं। समझ में आया मुझे? पक्का? और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, स्टेप्स इन सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेस। सर स्मॉल स्केल बिजनेस को सेटअप करने के क्या स्टेप्स है? ठीक है, चलो हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, हमने इसके फायदे देखे, हमने इसके प्रॉब्लम्स भी देखे, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रूरल एरिया में, कॉटेज इंडस्ट्री में, विलेज इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो क्या स्टेप्स है, उसे क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? बहुत ही जनरल स्टेप्स है, ठीक है। जनरली तुम अगर सोचोगे, खुद भी सोचोगे ना, तो भी लिख पाओगे। इतना सिंपल आंसर है इसका। पॉइंट नंबर 1 देखो, डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। सर मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मुझे किस सेक्टर में, किस एरिया में बिजनेस करना है। एरिया मतलब लोकेशन की बात नहीं हो रही, एरिया मतलब मुझे कौन से सेक्टर में या कौन सी इंडस्ट्री में बिजनेस करना है, ये मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिसाइड बिजनेस टाइप, कौन से टाइप में बिजनेस करोगे आप? प्रोप्राइटरशिप मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, कौन से कैटेगरी में बिजनेस करोगे? नेक्स्ट, एनालाइज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बिफोर स्टार्टिंग। बॉस पहले तो खुद को एनालाइज तो कर, स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। मतलब तेरे एनवायरमेंट को, बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज कर, तब जाके तुझे पता चलेगा कि तू कहाँ अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। सो पहला क्या? डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। सेकंड, स्टडी बिजनेस एनवायरमेंट। सर बिजनेस एरिया तो मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं मान रहा हूं कि मैं कॉर्पोरेशन, मैं कंपनी में काम करूंगा, मेरी खुद की कंपनी होगी और मैं मान लो स्पेयर पार्ट्स बनाऊंगा, ठीक है। तो स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए और मैं जो कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ उसका मुझे एक सही एनालिसिस, अब बिजनेस एनवायरमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट में ऑलरेडी कितने प्लेयर्स है, उस ये जो मैं काम करने वाला हूँ उसके लिए डिमांड कितनी है, कितना स्कोप है, मैं कहाँ पे अच्छे से काम कर सकता हूँ, ये डिसाइड करना, ठीक है। सो स्टडी इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक, लाइसेंसिंग, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल पॉलिसीज, ठीक है। तो पूरे एक्सटर्नल एनवायरमेंट को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। थर्ड है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब तू तेरा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर, अब एक्चुअली कौन से प्रोडक्ट में बिजनेस करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। सो चूज प्रोडक्ट और सर्विस आफ्टर मार्केट रिसर्च एंड स्टडीइंग कंपटीशन। ये कंपटीशन या पूरा इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस होने के बाद, एनवायरमेंट का एनालिसिस होने के बाद प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ प्लेस। अब लोकेशन पे आ, अब लोकेशन पे आ, अब लोकेशन पे क्यों आ? क्योंकि सर ये बनाने के लिए पहली बात, मेरा प्रोडक्ट, ज्यादा डिमांड मेरे प्रोडक्ट के लिए कहाँ पे होगी। दूसरा, मुझे सही लेबर्स, सही मैन पावर, सही रॉ मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कहाँ पे अवेलेबल होंगी, ये सब कुछ देख के तू अपना लोकेशन डिसाइड कर ले, ठीक है। सो लोकेशन मस्ट हैव मार्केट एक्सेस, मार्केट के करीब होना चाहिए, रॉ मटेरियल जहाँ पे आ सकते हैं, लेबर, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ इजीली अवेलेबल हो, ऐसा लोकेशन हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के भी कई सारे ऑप्शन है ना, तो तेरे पास कैपिटल कितना है, तेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से तुझे टेक्नोलॉजी डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, चूज सुटेबल टेक्नोलॉजी, इट अफेक्ट्स कैपिटल, मटेरियल एंड इक्विपमेंट नीड्स। तो तुम्हारे नीड के हिसाब से टेक्नोलॉजी डिसाइड करना। पॉइंट नंबर 6 है बिजनेस प्रपोजल और प्रोजेक्ट अप्राइजल। एनालाइज प्रोजेक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केट, सोशल एंड मैनेजरियल एस्पेक्ट्स। सर ये सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया, अब मेरा प्रोजेक्ट कैसा होगा, इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से ये कैसा रहेगा, सर लीगल एस्पेक्ट्स के हिसाब से ये कैसा रहेगा, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स के हिसाब से ये कैसा रहेगा, मतलब इसको बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? पेस्टल एनालिसिस। ये सब कुछ मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट को फिर से एक बार ओवरऑल एक बार एनालाइज करना, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फाइनेंस।
अब तेरा सब कुछ डिसाइड हो गया है, सब करने के लिए लाइफ ब्लड है क्या, फाइनेंस, क्योंकि इसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, समझे क्या, बिजनेस का तो तेरा बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता विदाउट फाइनेंस, तो तुझे फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। सो अरेंज फंड्स लाइक ओन कैपिटल, या तो खुद का रहेगा या तो बोरो करेगा, बाहर से कहीं से बोरो करेगा किसी से, सिंस फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, फाइनेंस लाइफ ब्लड है बिजनेस का। पॉइंट नंबर 8, रजिस्ट्रेशन। तो तुझे एसएसआई बनना है, एसएसआई के कैटेगरी में आना है, या तो तू माइक्रो रहेगा, या तो स्मॉल रहेगा, या तो मीडियम रहेगा, तो तुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ पे, रजिस्टर यूनिट विथ डीआईसी, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर विथ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये डीआईसी क्या है सर, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंडर, ठीक है, वो सेंटर होता है, वो अथॉरिटी है डीआईसी, ठीक है, वहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने यूनिट को। आगे पॉइंट नंबर 9, सर रजिस्ट्रेशन हो गया, अब एक्चुअल बिजनेस करना है तो उसके लिए रिसोर्सेस लगेंगे। रिसोर्सेस में क्या क्या है, फिजिकल रिसोर्सेस लाइक मशीनरी, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। दूसरा पावर एंड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, पानी लगेगा, तो ये अवेलेबल है कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड स्टाफिंग, और उसके बाद काम करने के लिए लोग लगेंगे, इसलिए रिक्रूट, ट्रेन एंड प्लेस वर्कर्स अकॉर्डिंगली। समझ में आ गया। और पॉइंट नंबर 10 क्या है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। सर अब सब कुछ हो गया, फाइनेंस आ गया, रिसोर्सेज आ गए, मेरा पहले से सब कुछ डिसाइडेड है, पूरा प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, अब क्या करना है, जय श्री गणेश, मतलब क्या भाई, प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, और ये प्रोडक्शन आगे बढ़ने के लिए मार्केटिंग भी करना है। सो स्टार्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन शुरू करो, प्रमोट बिजनेस थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड डायरेक्टरीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और मार्केटिंग करने के या बिजनेस को प्रमोट करने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं, फेस टू फेस मतलब 1-to-1 कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हो आप, ठीक है, या मार्केटिंग के कई सारे तरीके हैं उनसे कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी कर सकते हो, जैसे भी पॉसिबल है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, सर अब मेरा बिजनेस मस्त चल रहा है तो मैं घर पे बैठ के सो सकता हूँ क्या, नहीं रहे, रिव्यू और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये सिस्टम अब शुरू हो चुका है उसे अब रिव्यू करते रहना कि कहाँ पे अपन और इम्प्रूव कर सकते हैं, और लोगों का फीडबैक लेते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रेगुलरली मॉनिटर प्रोडक्शन क्वालिटी, मार्केट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, बॉस मेरे प्रोडक्शन की क्वालिटी कैसी है, मार्केट के हिसाब से मैं चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो कितना प्रॉफिटेबल है, ये रिव्यू करना, और मेक चेंजेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ, उससे फीडबैक लेके उस हिसाब से इंप्रूवमेंट्स करना, फ्यूचर ग्रोथ के लिए चेंजेस करना, दिस इज कॉल्ड रिव्यू एंड फीडबैक। ये स्टेप्स है सारे, समझ में आया क्या। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करना, जनरली कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए यही स्टेप्स होते हैं, समझे क्या मेरे मुन्ने, पक्का पक्का 100%, वेरी गुड। सो यहाँ पे अपना ओसीएम का चैप्टर 3 वन शॉट रिवाइज हो चुका है, लगभग मेरे ख्याल से आधे घंटे में या 40 मिनट्स में, ठीक है। सो एक बार ये लेक्चर देख लिया ना तो कोई भी दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है बेटा, क्योंकि पहले से अपन ने पूरा चैप्टर किया हुआ है डिटेल में, और जो बच्चे नए से जुड़ रहे हैं ना, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है रिवीजन, ठीक है, पक्का। चलो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन में, तब तक चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और एसपी के भी जितने भी चैप्टर्स के रिवीजन अभी तक आ चुके हैं, सारे रिवीजन फटाफट फटाफट देख लो बेटा, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, हमेशा की तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद, बाय बेटा।